हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ही अगली क्लास है। आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री में वाइसराय और जो गवर्नर जनरल हैं उनके बेस्ट एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या आप जीएस का क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से यहाँ पर क्विज स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर मैसेज डाल दिया गया है कि कब से ये क्विज, कितने बजे से क्विज स्टार्ट होगी। बिल्कुल फ्री है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्लास के शुरू करते हैं फटाफट, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन के साथ। हमने सोचा है कि हम ये सीरीज़ पूरी करेंगे आपके आबकारी और एसआई से पहले। ऐसे बेस्ट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर आए हैं या जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ऊपर स्क्रीन में आपको साफ दिख रहा होगा उम्मीद है। किसको कहा गया है? हम गवर्नर जनरल वाइसराय की बात कर रहे हैं। आपको अगर अंदाजा होगा तो आपको पता है कि 1773 एक्ट के बाद से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उसके बाद से कंपनी ने अपने गवर्नर जनरल बनाने शुरू कर दिए थे, है ना। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। अगर देखा जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर बात हो रही है। बाकी अल्बुकर्क कौन था? तो वो एक पुर्तगाली वाइसराय था। अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करते हैं। अगले क्वेश्चन को इस तरीके से लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। यानी कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति, इसी को आप जानते हैं कि घेरे की नीति के नाम से, आप इसको जानते हैं घेरे की नीति के नाम से। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए इसमें होता क्या था, इसमें एक स्टेट को ना बफर स्टेट बनाया जाता था। कौन सा स्टेट बनाया जाता था? बफर स्टेट बनाया जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं, अवध को बंगाल के लिए बफर स्टेट बनाया गया था। मतलब यहाँ पर भी बंगाल की सुरक्षा के लिए अवध में सेना रखी गई थी। ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, घेरे की नीति। और बंगाल के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जर्नल ये थे। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ये थे। ठीक है, उम्मीद है आपका रिवीजन भी हो रहा होगा और आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रासंविदाविद सिविल सेवा कॉन्वेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन को जब आप समझेंगे, अगर आपको ना समझ में आए, मैं आपको जल्दी पढ़ता हुआ लगूं, तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। इस सवाल को इस तरह से घुमा करके सिर्फ इसलिए बनाया गया, और उसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारत सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। ये लाइन आप सिंपली एग्जाम में पढ़ते हो। तो जब आपने गवर्नर जनरल पढ़े होंगे अगर जरा से भी, तो आपको पता होगा कि भारतीय सिविल सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कॉर्नवालिस कोड बड़ा फेमस है। कॉर्नवालिस से और भी सवाल है तो वहीं पर हम लगातार डिस्कस कर लेंगे सभी गवर्नर जनरल से, इसलिए मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर दे रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नर जनरल से रिलेट करता हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन 4 है आपके पास। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, अगर हम जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं अंग्रेजों की उस पर बात करें तो आप में से स्थायी भू राजस्व की तो बात हो गई है ना। इसी को जमींदारी व्यवस्था आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक व्यवस्था होती थी जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसी तरीके से महालवाड़ी भी होती थी। क्या हम इन्हें पढ़ेंगे? बिल्कुल, हम इन्हें बारी बारी पढ़ेंगे। कौन रैयतवाड़ी से संबंधित था, कौन महालवाड़ी से। बस हमें क्वेश्चन अभी करने हैं तो यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ। स्थायी है ना, स्थायी परमानेंट जो सेटलमेंट किया था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो किया था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये भी बताता हूँ कि देखिए जब भी आप क्वेश्चन करें तो जो चीज पूछी गई है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपने देखा कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो पोंगल नेपाल युद्ध के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स बक्सर के युद्ध के समय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय, या लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय। तो ये एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको बताना है। क्या हेक्टर मुनरो पोंगल नेपाल युद्ध के समय थे? बिल्कुल
सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स बक्सर के युद्ध के समय थे, बिल्कुल 1764 में, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, जो आंगल मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर युद्ध है, उसके समय में लॉर्ड वेलेजली थे। लेकिन क्या कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा वॉर के समय थे? नहीं, ये नहीं थे। तो भाई कौन थे ये आपने बताना है, ये कौन थे ये आपने बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये याद रखना, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो ये चौथा वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी चारों के चारों जो हैं वो सुमेलित हैं दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं स्क्रीन में, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो स्थायी बंदोबस्त क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त चतुराईपूर्ण निष्क्रियता सहायक संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बेसिकली ये था कि स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किसने करी थी? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं होना चाहिए था? सहायक संधि वेलेजली ने करी थी, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? डफरिन था। तो क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो सकता है, लेकिन आपसे रिलेवेंट है ये क्वेश्चन। देखना, बोला गया है जब अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश जो साम्राज्य था, वो नेपोलियन से भय खा रहा था। नेपोलियन कौन? वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस से है। उस समय भारत को संभालने के लिए, भारत के उपनिवेश, भारत जहां पर उपनिवेश था, भारत को संभालने के लिए किस गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी? ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। क्या डलहौजी की गई थी? बिल्कुल भी नहीं। कॉर्नवालिस की बिल्कुल भी नहीं। हेस्टिंग्स की बिल्कुल भी नहीं। वेलेजली को भेजा गया था। आपको पता होगा वेलेजली ने एक प्रोसेस चलाया था, सहायक संधि। ये इसी की वजह से नेपोलियन युद्ध से भी भारत बच सका और अंग्रेजों को जो है मजबूती मिल सकी। लॉर्ड वेलेजली जो था उसकी नियुक्ति भारत में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कोड से पता कीजिए। तो देखिए, संधियां की थी, किसने कब संधि करी, इस हिसाब से हमें इनका क्रम लगाना है। अब अगर आपको देखिए, एक तो इसको ईयर याद करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वेलेजली की संधि देखो सबको पता होती है कि उसने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है, क्या हैदराबाद को आप जानते हो? तो आप कहेंगे सर हैदराबाद तो देखो पहले ही नंबर पर आया होगा। अगर हैदराबाद पहले नंबर पर आया है तो क्या मैं 1799 लिख सकता हूँ? अगर मैं मैसूर की बात करूँ तो मैसूर जो है वो भी 1799 के आसपास ही था। मतलब यहाँ पर आप इसे 98 कर दीजिएगा, 98 और 99 में वो लागू हो गई, तो यहाँ पर 1799 था। अवध जो था वो 1801, अवध ए से है ना, ए से अवध, तो 1801। सिंधिया जो थे, सिंधिया इन्होंने थोड़ा लेट किया, 1804 के आसपास इन्होंने संधि को स्वीकार किया था। तो आप देखेंगे ये इसी क्रम में है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के क्रम में आप इसे याद रखेंगे। उम्मीद है हैदराबाद सबको याद रहता है, मैसूर याद हो जाएगा। मैसूर 1799 है दोस्तों, ठीक है, 1799 इसने हैदराबाद के बाद एक्सेप्ट किया था। अवध ने 1801 में और सिंधिया ने 1804 में। ये वेलेजली की वो सहायक संधि है जिसको उन्होंने एक एक करके भारतीय राज्यों ने उसको स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन का आधार लगाया, बोला कि भैया ये तो जो है गवर्नर जनरल जो है इसने कहा कि देखो आपके यहाँ प्रशासन जो है वो सही से नहीं चलाया जा रहा, बस तो आपका राज्य अब हड़प लिया जाएगा। किसने ऐसा किया? ध्यान से समझना। वैसे तो आप हड़प या विलय की नीति जानते हैं। किसने विलय की नीति, हड़प की नीति अपनाई? तो आप कहते हो डलहौजी ने। लेकिन यहाँ पर आंसर डलहौजी है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपको बड़े प्यार से समझना पड़ेगा किस राज्य की बात हो रही है, मैसूर की। ये बात कब की है? तो ये बात 1831 से 33 के बीच की है। इस समय पर कौन देखने को आपको मिलता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन देखने को मिलता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। उम्मीद है आपको स्क्रीन थोड़ी दिख रही होगी और साफ ही दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये है अगला क्वेश्चन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गई, ध्यान दीजिएगा वहां पर। याद रखिएगा मैसूर को किसने हड़पा या मैसूर को किसने मिलाया। अगला है, अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुई। सिंध पर है ना, जो सिंध प्रांत है, फ्रंटियर स्टेट है, भारत के साथ बॉर्डर लगता हुआ, सिंध पर किसने विजय प्राप्त की थी? 4 ऑप्शन है, बड़ा प्यारा ये क्वेश्चन है और 1843 की बात
बात है। तो लॉर्ड एलन बरो जी जिसको याद आ रहा है बिल्कुल सही यहाँ पर है ना। अब एक और बात याद रखना कि सिर्फ एलन बरो से काम नहीं चलेगा। एलन बरो ने यहाँ पर खुद नहीं गए थे। एलन बरो तो भैया गवर्नर जनरल है ना उस समय पर। तो इन्होंने किसको भेजा था? इन्होंने भेजा था नेपियर को। किसको भेजा था? नेपियर को। तो कई बार क्या होता है नेपियर ही नाम दिया जाता है, एलन बरो नाम नहीं आता है ना। उम्मीद है ध्यान रहेगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? जैसे मैसूर का किसके टाइम में हुआ? बेंटिक के समय में। ऐसी सिक्किम का है, क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, विलियम बेंटिक ने किया, डलहौजी ने किया या ऑकलैंड ने किया? तो जब आप ये देख रहे हो सिक्किम की बात आ रही है, एक डॉक्टर पर वहां पर आरोप लगाया था शोषण का, और उसके बाद डलहौजी ने इसको हड़प लिया था। डलहौजी ने किसको? सिक्किम को हड़प लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? यानी कि अंडमान निकोबार में एक वायसराय की हत्या कर दी गई थी। क्या उसका नाम कर्जन था, क्या रिपन था, मेयो था, मिंटो था? बहुत ही फेमस सवाल है। तो लॉर्ड मेयो को लिया जा सकता है। लॉर्ड मेयो को, बिल्कुल लॉर्ड मेयो की हत्या उन्होंने कहां पर कर दी थी? अंडमान निकोबार में कर दी थी। अच्छा, लॉर्ड मेयो के टाइम में क्या हुआ? तो पहली बार सेंसस हुई हमारे यहाँ। पहली बार क्या हुई? सेंसस, जनगणना जो थी वो इसके टाइम पे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, है ना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की जैसे ही मैं बात करूंगा, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? लॉर्ड लिटन, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल, है ना। इस समय तो वाइसराय हो गए लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं था पूछा है। स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, चारों ही इंपॉर्टेंट है। कब कब आए पूछा जाता है। तो वर्नाक्युलर प्रेस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देशज भाषा अधिनियम जिसके तहत सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया 1878 में लाया गया। स्ट्रेची कमीशन, आर्म्स एक्ट भी 1878 इन्हीं के टाइम पे। स्ट्रेची कमीशन भी इनके समय में लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही आया। लेकिन जो इल्बर्ट बिल है ये किसके टाइम पे आया था? रिपन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे? रिपन। तो इल्बर्ट बिल आप याद रखिएगा रिपन के टाइम में आया था। रिपन से जुड़ी ही अगली बात होगी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और वहां पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? सफेद विद्रोह, है ना, यानी कि व्हाइट रिवॉल्ट जो था हुआ था। तो ध्यान देना जरा, कर्जन, मिंटो, रिपन, ये सब बेकार। सीधा आंसर ले लो लॉर्ड रिपन। क्यों ले लो? अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि सर इल्बर्ट बिल इनके टाइम पे आया। बिल्कुल सही। क्या था इल्बर्ट बिल? देखो, इससे पहले होता क्या था कि अगर यूरोपियों और भारतीयों के बीच में कोई मामला हो जाए, कोई ऐसा दीवानी मामला हो जाए, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए, तो होता क्या था, अगर आपको यूरोपियों पे शिकायत करनी है, यूरोपियों पे मुकदमा चलवाना है, तो उसके लिए आपको यूरोप जाना पड़ेगा। तो इस बात को देखते हुए लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, याद होगा आपको। तो लॉर्ड रिपन ने क्या करा? इल्बर्ट साहब के उसमें कमीशन बिठाया और इल्बर्ट बिल में बात की गई कि अगर मामला यूरोपियों का भी होगा तो भारतीय कोर्ट को यह इजाजत या भारतीय कोर्ट को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि यहां पर मुकदमा चलाया जा सके। ये किस बारे में कहा गया? इल्बर्ट बिल के बारे में कहा गया है। तो अब अंग्रेजों के अगर यह विशेष अधिकार छीन लिया जाएगा, क्योंकि लड़ाई यहां हो रही, लड़ने कहां जाना पड़ेगा? भारतीयों को यूरोप जाना पड़ेगा। तो अगर यूरोपियों का यह विशेष अधिकार, अब यूरोप कौन जाएगा? तो वो फ्री हो गए ना, लड़ाई करी और वहां चलेगा। ऐसे समझो इस बात को, ठीक। तो इल्बर्ट बिल में बात लिखी गई कि भारतीय कोर्ट यूरोपियों पर भी केस चला सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो क्या हो गया? अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां यहां पर थी, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी को सफेद विद्रोह कहा जाता है। किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पढ़ा है स्टेटमेंट, इसको तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। या किसने कहा है? ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो इसमें कई बार लॉजिक भी फेल हो जाता है। यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से भाई यहाँ से चले जाना चाहिए, किसने कहा था? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मामला है ना, ये है 1942 के ड्यूरेशन का। भारत छोड़ो के टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पूर्व की बात हो रही है कि भैया ये होने वाला है, हमें छोड़ के चले जाना चाहिए, है ना। और अगर हम अभी भी नहीं माने तो फिर से, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड वेवेल ने। ये दिया था लॉर्ड वेवेल ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। लॉर्ड वेवेल ने ये स्टेटमेंट दिया था। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आराम से देख लो, क्योंकि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है। इसको देखते समय आपको बड़े प्यार से काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी वेट सवाल है भैया, आराम से देखना। अगला क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो बड़ा थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि सीधा ये यूपीएससी के स्टेटमेंट से लिया गया सवाल है। आप ऐसे समझिए प्रीवियस ईयर से आया हुआ।
क्वेश्चन कह रहा है 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1791 में जोनाथन डकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की। पहली बार तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 ईस्वी में खुली। द पिट्स इंडिया एक्ट 1785 में पारित हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा है। तो देखो, इस ऐसे मामले में जिस स्टेटमेंट को लेकर आप सबसे ज़्यादा श्योर होते हो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, बस उसी को सबसे पहले मार्क कर लो। जैसे मैंने कहा कि भैया ये बच्चे को पता होता है कि 1791 ईस्वी में जोनाथन डकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है, जोनाथन डकन ने की थी 1791 में। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 सही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 सही है, इसका मतलब 2 गलत है भाई, क्योंकि ये सही होगा या तो ये सही होगा। क्या आप ये बात मानते हो? क्या ये बात मानते हो? बस इतना ही पकड़ करके चलना है। और जब आप इतना पकड़ के चल लिए तो आगे देखना, एक स्टेटमेंट को क्या मैं गलत प्रूफ कर सकता हूं, तो मैं वो भी ढूंढ निकालूंगा। मैं क्या ढूंढ निकालूंगा? मैं निकालूंगा द पिट्स इंडिया एक्ट 1785। भैया द पिट्स इंडिया एक्ट बड़ा फेमस एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट फेमस एक्ट है। कब आया? 1784। तो मैंने कहा चौथी भी गलत है। अगर चौथी गलत है तो उससे क्या कोई प्रभाव पड़ा? क्या कोई प्रभाव पड़ा? वो तो गलती हो रहा है, तो फिर गलती हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ या तो मैं 2 चेक कर लूँ, क्योंकि 2 ही बचा। अगर मैं 2 चेक कर लेता हूं तो मैं पा रहा हूं कि 2 स्टेटमेंट मिल गए, जो कि मिल गए। लेकिन अब या तो मुझे 1 चेक करना होगा या तो 3 चेक करना होगा। तो मैं 3 पर आता हूं। पहली बार तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 में खुली, मुझे ये देखना होगा। या मैं छोड़ करके पहले देख लूं 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय के स्थापित किए गए। तो मुझे जहां तक मेरा है, मुझे पता था कि ये वाली लाइन ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा क्लियर है। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापित किए गए। तो इस हिसाब से 1 और 2 सही हो रहा है। 1 और 2 सही हो रहा है। आप कहेंगे 3 और 4 क्यों नहीं? तो 4 तो मैंने प्रूफ कर दिया कि 1784 में। अब 3 को देखो, पहली तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 में खुली। ये बिल्कुल गलत है। एक तो सबसे पहले अगर इसकी बात करूं तो ये 1853 होना चाहिए। ठीक, कलकत्ता से आगरा नहीं होगा दोस्तों, कलकत्ता से आगरा नहीं, कलकत्ता से डायमंड हार्बर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तार लाइन की। आ रही है बात समझ में? तो बस इतना ही ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। आप आराम से इसको देखना, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 किया जाए गवर्नर जनरल वायसराय का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।